नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे, लेकर हाजिर हूं बेहद खास कार्यक्रम रणनीति। और जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यूपी से लोकसभा की 80 सांसद चुनकर जाते हैं और केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, इसमें यूपी की भूमिका काफी अहम होती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में सियासी रसूख रखने वाले दल एक एक सीट पर बहुत सोच समझकर उम्मीदवार उतारते हैं। और इसी कड़ी में रामपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी को लेकर अटकलबाजियां लगातार लगाई जा रही हैं। बता दें कि सपा नेता आजम खान यूपी विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। यह उनके प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, क्योंकि आजम फिलहाल सजायाफ्ता हैं और जेल में बंद हैं, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसलिए समाजवादी पार्टी को रामपुर सीट पर किसी दमदार उम्मीदवार की तलाश है। तो वहीं एक तरफ रामपुर तो दूसरी तरफ मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी में जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पहले पार्टी ने एसटी हसन को अपना उम्मीदवार बनाया। एसटी हसन ने एक दिन पहले नामांकन भी करा लिया था, क्योंकि आजम खान मुरादाबाद सांसद एसटी हसन से खुश नहीं थे, बताया जा रहा है। और आजम खान रुचि वीरा को मुरादाबाद से पार्टी की उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन को मौका देना चाहती है। और जिसके चलते एक तरफ मुरादाबाद सीट को लेकर घमासान तेज हो गया है, तो वहीं आजम खान की रामपुर सीट को लेकर भी महा कंफ्यूजन के दौर से समाजवादी पार्टी जूझ रही है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के अंदर खाने की कलह का असर क्या लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आजम खान के दबाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से झुकती नजर आ रही है। रुचि वीरा ने मुरादाबाद से नामांकन किया है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पहले समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को नामांकन करने से मना कर दिया था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि रुचि वीरा ने नामांकन कर दिया है मुरादाबाद से। आपको बता दें कि एसटी हसन ने भी एक दिन पहले मुरादाबाद सीट से ही नामांकन किया और अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि इसी सीट से रुचि वीरा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो मुरादाबाद सीट पर अब समाजवादी पार्टी के फिलहाल दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी आखिर किस प्रत्याशी को मान्य घोषित करेगी, ये फिलहाल आज तय हो जाएगा, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। और आजम खान के दबाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से झुकती नजर आ रही है, क्योंकि यह माना जा रहा है और कहा जा रहा था कि रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी मुरादाबाद सीट से चुनाव लड़ाना चाहती नहीं थी, लेकिन आजम खान लगातार ये चाहते थे कि रुचि वीरा मुरादाबाद से कैंडिडेट हों। तो आजम के दबाव में अखिलेश क्या है, आजम खान के कहने पर मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि एसटी हसन ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हसन के नामांकन के बाद रुचि वीरा ने भी अब नामांकन दाखिल कर दिया है। कल मुरादाबाद से नामांकन दाखिल कर चुके थे एसटी हसन, बावजूद इसके आज रुचि वीरा ने नामांकन किया। अब एसटी हसन को रामपुर से उतारने की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि रामपुर सीट पर एसटी हसन को लेकर आजम खान कह रहे थे। अखिलेश यादव को भी रामपुर सीट से लड़ने की बात कही जा रही थी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से और आजम खान की तरफ से। आजम खान ने जेल से चिट्ठी भेजकर अपील की थी कि दरअसल इस सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे। रामपुर से तेज प्रताप को उतारना चाहते हैं अखिलेश यादव, ये भी एक खबर सामने निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले है। मतलब अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। कई प्रत्याशियों के नाम पर चर्चाएं चल रही हैं। तो रुचि वीरा कौन है, जरा वो आपको बता दें। समाजवादी पार्टी की नेता है। सबसे पहली बात तो 2014 और 2017 में बिजनौर से विधायक भी रुचि वीरा रह चुकी हैं। आजम खान की बेहद करीबी मानी जाती है रुचि वीरा, और यही वजह है कि आजम खान रुचि वीरा को मुरादाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। 2015 में पार्टी समाजवादी पार्टी से निलंबित कर दी गई थी रुचि वीरा 2015 में, और 2017 में बिजनौर से चुनाव हार गई थी रुचि वीरा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो लगातार तेज हैं। 2018 में
बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रुचि वीरा गई थी। बीएसपी का उन्होंने 2018 में दामन थामा था और उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी में वो वापस आई। 2018 में आपको बता दें कि बीएसपी में शामिल हुई थी, लेकिन वहां पर लंबी पारी खेल नहीं सकी। समाजवादी पार्टी की नेता हैं। 7 चरणों में आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इन 7 चरणों का अगर हम जिक्र करते हैं तो पहले चरण के चुनाव के लिए, पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और बीजेपी ने अपने 64 उम्मीदवारों का इस दौरान ऐलान कर दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बीजेपी को अभी 10 और प्रत्याशी घोषित करने हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम जिक्र करते हैं 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 6 सीटें अपने गठबंधन सहयोगियों को भी छोड़ी हैं और ऐसे में अभी वो 10 सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपने कैंडिडेट घोषित करेगी। आरएलडी, अपना दल और सुभाषपा के साथ निषाद पार्टी एनडीए का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें 17 सीटें कांग्रेस चुनाव पर लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर खुद लड़ने का बड़ा फैसला किया है और 17 सीटों पर कांग्रेस को कहा है कि दरअसल 17 सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारेगी। और अभी फिलहाल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 51 उम्मीदवारों को इस चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है। बीजेपी ने, जबकि अभी 10 प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बाकी है और अभी 12 प्रत्याशियों का ऐलान होना समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बाकी है। अभी 12 प्रत्याशियों का समाजवादी पार्टी ऐलान करेगी तो 10 प्रत्याशियों का ऐलान करना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल बाकी है। यानी कैंडिडेटों की तलाश लगातार की जा रही है और मजबूत कैंडिडेट की तलाश की जा रही है, क्योंकि एक एक सीट बेहद अहम होने वाली है इस बार। और खास तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा कर रही हो, ऐसे में विपक्षी गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और भी चुनौती बड़ी हो जाती है और बड़ी मानी जा रही है। बात हम मुरादाबाद और रामपुर की कर रहे हैं। मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं प्रत्याशियों को लेकर के, कैंडिडेट के चयन को लेकर, समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल इस संशय में है कि आखिर रामपुर और मुरादाबाद से किस चेहरे को मैदान में उतारा जाए। मुरादाबाद में अब तक 2 कैंडिडेटों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। एसटी हसन ने एक दिन पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया था, तो वहीं आज रुचि वीरा के भी नामांकन करने की खबर फिलहाल अभी आ गई। तो 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। रामपुर में कौन सा कैंडिडेट सामने आएगा, किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने इस सीट से जीत दर्ज की थी और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के खाते में सीट चली गई। अब बड़े सवाल कौन से वो आपको बता दें। समाजवादी पार्टी में इतना आखिर कंफ्यूजन क्यों? ये सबसे बड़ा और अहम महत्वपूर्ण सवाल है। क्या एसटी हसन पर भारी पड़ेगी नाराजगी? क्योंकि एसटी हसन के टिकट कटने से कुछ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नाराज बताए जा रहे हैं। आजम खान के रामपुर से चुनाव कौन लड़ेगा? क्योंकि आजम खान का दबदबा रामपुर में माना जा रहा है। हालांकि उपचुनाव का जब लोकसभा का हुआ तो एक भी नहीं चली आजम खान की भी वहां पर। रुचि वीरा का चयन करना सही है समाजवादी पार्टी के लिए या फिर गलत है? क्योंकि रुचि वीरा के चयन को लेकर के एसटी हसन के जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी व्याप्त है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी में आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, हम कतार करा देते हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एसके दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एसके दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर आपका ही रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन की स्थिति क्यों नजर आ रही है? कंफ्यूजन जैसा कुछ है नहीं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी किसी किसी सीट पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाता है
और वैसी स्थिति सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं, हर पार्टी के लिए होता है। इसलिए ये राजनीति का एक हिस्सा होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ है, सब कुछ वेल है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और अभी थोड़ी देर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसलिए ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। नहीं सर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन इसलिए कि पहले एक बार डिसाइड हुआ एसटी हसन, फिर डिसाइड हुआ कि रुचिवीरा को टिकट दिया जाएगा, एसटी हसन का टिकट कट रहा है, फिर देर रात तक खबर आ जाती है कि नहीं रुचिवीरा को टिकट नहीं दिया जाएगा, एसटी हसन ही चुनाव लड़ेंगे। और आज फिर अभी अभी खबर आ रही कि रुचिवीरा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। आजम खान के दबाव में है क्या अखिलेश यादव? नहीं, दबाव में नहीं, लेकिन जहां तक मेरे को अभी तक जानकारी है, वहां तक यही है कि शायद एसटी हसन साहब ही वो वहां से लड़ेंगे। फिर जहां तक मेरे जानकारी है, आगे क्या क्योंकि मेरा किसी से संपर्क नहीं है पार्टी कार्यालय में भी, तो हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकते। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, एसटी हसन साहब ही वहां से मुरादाबाद से लड़ेंगे। चलिए ठीक है। प्रदीप जी, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो क्योंकि मुरादाबाद और रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, रामपुर में तो आपने उपचुनाव में किला फतह कर लिया था और समाजवादी पार्टी के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था और घनश्याम लोधी सांसद वहां से बने। लेकिन इस बार की जो स्थिति बनती नजर आ रही है, फिर आपके लिए बेहद खुशी वाली स्थिति है? निश्चित तौर पे पांडे जी, मैं थोड़ा सा इतिहास देख लेता हूँ, साथ में थोड़ा रिसर्च मैं भी कर लेता हूँ, बहुत जरूरी होता है बोलने से पहले। तो मौलाना साहब अबुल कलाम आजाद जी 1952 में थे, 1952 से 57 तक, और उसके बाद 57 से 62 तक जनाब एस अहमद मेहदी साहब थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और 67 से 71 तक जुल्फिकार अली खान साहब थे। सुनते जाइएगा। फिर 77 में जनता पार्टी के राजेंद्र शर्मा जी जीते थे चुनाव वहां से। बता रहा हूं, सोशल मीडिया आईटी का युग नहीं था। 77 में राजेंद्र कुमार शर्मा जी जीते थे। फिर 80 से लेकर 89 तक जुल्फिकार अली खान साहब थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। फिर दोबारा राजेंद्र कुमार शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के बने थे। और उसके बाद से अब और भी रोचक होता जाएगा, देखिएगा इसको। तो बेगम नूर बानो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुख्तार अब्बास नकवी साहब भारतीय जनता पार्टी, बेगम नूर बानो इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 में, फिर जया प्रदा जी 2004 से लेकर 2009 तक, और फिर डॉक्टर नयपाल सिंह जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के 2014 में आए। 2019 में जनाब आजम खान जी, जो इस बार हमारे चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, वो अब सभी जानते हैं, बेचारे बड़े बुजुर्ग नेता हैं। एक कोई बहुत बड़ी पत्रकार उनको कह रही थी कि उनकी सजा केवल इसलिए माफ हो जानी चाहिए क्योंकि बड़े बुजुर्ग नेता हैं। चलिए हंसी आती है। उसके बाद घनश्याम सिंह लोधी जी हमारी पार्टी के वहां से मतलब अगले चुनाव की तारीख से पहले तक निवर्तमान सांसद हैं। अब आते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे। ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको पता है इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी खलबली कब मची थी? सबसे बड़ी खलबली कब मची थी? जब बहन मायावती जी ने जो है वहां से इनसे जुड़ने से मना कर दिया था। और अभी अभी मैं देख रहा हूं, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार और प्रसार करूंगा, नंबर एक बात। लेकिन जब फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर बात होती है, तो इंडी गठबंधन रूपी जो किला जो कि रेत पे बना था, उसके ढहने का सबसे बड़ा कारण और बहुत सी जो बातें थी वो तो खैर बहुत चर्चा हो चुकी उसमें। लेकिन बहन मायावती जी ने जो खेल किया है युवाओं को उतार करके अपनी पार्टी से, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने सुना है, मतलब देखिए मैं फील्ड पे तो नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको रोकने का काम समाजवादी पार्टी वाले कर रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ अड़चने डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी तो मान के चलिए कि जीती रही है, लेकिन मैं बड़ी हास्यास्पद और ये बात बताना चाहता हूं कि प्रदीप जी एक बात बताइए, अड़चन समाजवादी पार्टी कैसे डाल सकती है? सरकार में के आप केंद्र में बैठे हुए हैं, राज्य में आप बैठे हुए हैं, सारी पावर आपके पास है, बात है। तो ये समाजवादी पार्टी कैसे कौन सा अड़चन डाल रही है? मैंने सुनिए, हास्यास्पद मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक शब्द यूज किया, हास्यास्पद। सुनिए, ग्राउंड रिपोर्ट आपके जरूर सहयोगी होंगे वहां पे, मेरे से अच्छी रिपोर्टें ला सकते हो, प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन मेरे भी सूत्र है, मैं भी कार्यकर्ता हूं, तो हमारे भी पार्टी के बहुत से लोग हैं, हमारे भी मित्रगण हैं वहां पे। मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ से तो जो हमारे सांसद नेपाल सिंह जी हैं, वही है इसमें इस बार के प्रत्याशी, जो मेरी जानकारी है।
लेकिन मैं बता दूं इनसे तो डर है ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो छुपा हुआ डर है वो बहुजन समाज पार्टी के जनाब जिशान खान जी हैं, उनसे लोग बहुत डरे हुए। कल शाम तक की खबर मैं बताऊं तो इन्होंने जो है वॉक ओवर दे दिया था। अब उससे भी इंटरेस्टिंग कहानी मैं बता रहा हूं, है ना। मैं थोड़ा सा साथ ही साथ रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, तो मैं बताना चाह रहा हूं पांडे जी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है, लेकिन कल शाम की जो वारदात थी, जो पत्र जारी हुआ आजम खान जी के द्वारा, उस पत्र को देख करके मुझे ये इतिहास में होने वाली पहली घटना प्रतीत हुई। अब अंदर की स्टोरी ये मैं बता देता हूं कि अखिलेश जी आखिर डर क्यों गए वहां से जाने से। इस पर भी कोई सवाल पूछा जाना चाहिए कि अखिलेश जी को उन्होंने आमंत्रित किया था कि ये सीट हमारी है, आप आके यहाँ से चुनाव लड़िए, लेकिन अखिलेश जी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने। कारण क्या हो सकता है? ठीक है, क्यों मना कर आपके दिया? कुछ नेता आप सोशल मीडिया देखिए, आपका बहुत एक्टिव नेता जो कि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। अखिलेश यादव की जब चुनाव लड़ने की तैयारी वहां पर हुई, चर्चा आई सामने, तो इसके बाद ये बात आने लगी, आप ही लोग कहने लगे कि ये है अल्पसंख्यकों का सम्मान, यही है, आप अल्पसंख्यकों के सम्मान की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव वहां चुनाव लड़ेंगे। मतलब वो चुनाव लड़ते हैं तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, नहीं लड़ते हैं तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो करें तो क्या करें अखिलेश यादव, ये आप डिसाइड कर लीजिए। मतलब या तो आप दोनों, आप नेताओं आपसी में आप लोग डिसाइड करें कि नहीं भाई सोशल मीडिया पर एक फैक्टर चलाना है, या तो फिर जब वो डिसाइड कर लें तब उसके बाद बयानबाजी करिए। या सेकंड दे दे पांडे जी, आपको बड़ी गजब की ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहा हूं। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इंडी गठबंधन उनसे डरता ही डरता है, लेकिन जिशान खान से किस बात को डरे हुए? आज नुक्कड़ पे ये बात है क्योंकि एक युवा चेहरा उधर से भी आ रहा, आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन इतने इंटरेस्टिंग मोड़ पे पहुंच गई है कि देखिए, मैं तो प्रचार करूंगा अपनी पार्टी का निश्चित तौर पर, बिल्कुल करेंगे। लोकतंत्र में एक हेल्दी डिस्कशन भी होना चाहिए, और मैं उसका पक्षधर हूँ। और खास करके चुनाव के समय तो हम तो कुछ सुनते ही नहीं, हम तो काडर बेस्ड पार्टी है, हम उसी ठीक है। लेकिन एक जो गली मोहल्ले और छोटे छोटे चौराहों पर, नुक्कड़ों और चाय की दुकानों पे बात हो रही है कि युवा लड़का आया और युवा लड़का आके अखिलेश जी को डरा गया। मतलब पहले बात इसकी दुबे से हम पूछेंगे, से जान लेंगे, लेकिन अखिलेश जी वहां से भागे क्यों, इसका जवाब मिलना चाहिए ना। नहीं, ठीक है, पूछ लेता हूं, अभी मैं पूछ लूंगा। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रवि अरोड़ा जी जुड़े हैं। रवि जी, आप कैसी स्थिति देख पा रहे हैं? मुरादाबाद और रामपुर दोनों सीटों का आप क्या आकलन कर पा रहे हैं फिलहाल? किस प्रकार से आजम खान ने खुद जंग छेड़ दिया, बता रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन खासकर जिस प्रकार से मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी लगातार अपना हक जताती रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार जो है काफी दांवपेच खेले जा रहे हैं पार्टी के द्वारा भी। लेकिन मैं समझता हूं, जैसे इंडी गठबंधन की अभी हम बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो यूपी के दो बेटे, यूपी के दो लड़के, जिस प्रकार से लगातार पीछे सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ ये सब, तो यूपी के जो हम दो लड़कों की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ अखिलेश यादव बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वो विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं, तो उनका हर कदम फूक फूक कर रखते हैं। वही हम बात करते हैं अगर कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की, तो नेशनल पार्टी के नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो, अगर हम तो यूपी के दोनों लड़कों की बात करें, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। वो जानती है कि अगर आजम खान को नाराज कर दिया तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। और खासकर सबसे बड़ी बात, एक बात वो समझने वाली है कि बीजेपी जिस प्रकार से पीलीभीत में स्टैंड लेती है और जिस प्रकार से उसने वरुण गांधी का टिकट काटने के बावजूद उसे मना लिया, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मतलब कुल मिला के जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कांटे की है सभी सीटों पर। जहां पे अगर एसटी हसन का मुरादाबाद में टिकट कटा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ सोच कर काटा गया होगा। वो भी मैं एक बात तय कर दूं कि इस बार जहां पे सपा के कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी पूरी फूक फूक कर कदम रख रही है, और वो किसी भी दबाव में काम करने वाली नहीं लग रही इस बार, क्योंकि उन्हें पता है इस बार उनकी लड़ाई जो है एक मजबूत सरकार से है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 22 जनवरी के बाद बीजेपी जिस मजबूती के साथ स्टैंड हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी फैसले लेने पड़ रहे हैं, और कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं, ऐसा होता है। ये तो 2 सीटों की बात है, 8 सीटों पर चुनाव है इस बार पहले चरण में, लेकिन आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ उथल पुथल हो, लेकिन इतना तय है कि ये शुरुआत हो चुकी है कि कहीं ना कहीं ये स्पष्ट दिखने लगा है
कि जितनी भी रीजनल पार्टी हैं देश के अंदर उनमें इस बार कहीं ना कहीं ऐसी मजबूरी देखने को मिलेगी और कई जगह सीटें बदली जा सकती हैं, कैंडिडेट बदले जा सकते हैं। सिर्फ इसी पार्टी में नहीं, दूसरी पार्टी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार लड़ाई जो है एक मजबूत सरकार से है। और जिस प्रकार से बीजेपी दावा कर रही है 400 प्लस का, तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष में भी जो है एक हलचल है इस बात को लेकर, और कहीं ना कहीं गंभीरता से सभी पार्टियां, रीजनल पार्टियां तैयारी कर रही हैं इस लड़ाई को लड़ने की। ठीक है एसके दुबे जी, कैंडिडेट के चयन को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्ला भी खबर आई है कि वो भी रामपुर में डटे हुए हैं, उनके रामपुर से चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही थी। लेकिन क्या एसटी हसन के रामपुर से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। अब रुचि ने जिस तरीके से नामांकन दाखिल कर दिया, जो भी खबर आई है, तो क्या इसके बाद अब एसटी हसन को रामपुर भेजा जा सकता है? नहीं, वहां से तो जो कैंडिडेट है वो फिक्स हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मौलाना जी को टिकट मिल गया है और वो ही नामांकन करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। इसलिए अब आगे तो जब ये हो गया है तो फिर उसके आगे तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो इसमें कहीं कोई किसी को वो नहीं होना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी डीके हाँकते हैं, इनको ये पूछना चाहिए कि इनके कैंडिडेट जो कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ही उनसे विड्रॉ करवाती है और दूसरा कैंडिडेट देती है, तो ये कौन सा खेल खेल रहे हो? अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो अभी तक कहा ही नहीं कि वो कहां से लड़ेंगे। उनकी मन पसंदीदा जो सीट है वो निश्चित तौर पर कन्नौज है, और कन्नौज हमेशा से उन्होंने स्टार्टिंग भी कन्नौज से की है। तो ये मनगढ़ंत जो बात है, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगंडा चलता है और ये इसमें माहिर है। इनको इनसे बड़ा प्रोपोगंडा वाला राजनीतिक दल कोई है ही नहीं, और इनका हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा, यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी ही प्रोपोगंडा में माहिर हैं और जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं, और इन्हीं के जब बंगाल में जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं वहां की मुख्यमंत्री पे, तो सबसे पहले उन्हें प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि जब वो बनारस जाते हैं तो गंगा माँ का बेटे हो जाते हैं, जब वे केरल जाते हैं तो केरल के हो जाते हैं, असम के हैं तो असम के हो जाते हैं। तो इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है या प्रदेश नेतृत्व के जो लोग हैं उन लोगों को बचना चाहिए कि इस तरीके की बातें ना करें। और रही बात, पहले अपना गिरेबान देखो, उसके बाद दूसरे से बात करो। हमारा प्रत्याशी कौन कहाँ होगा उसकी चिंता मत करो, अपना प्रत्याशी कहाँ से कौन किसको उतारना है उसकी चिंता करें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। भाई साहब, अरे अभी हाल दुबे जी एक नई खबर आई है, अभी पांडे जी ने चलवाई है, वो भी थोड़ा देख लीजिए क्या कह रहे थे। अब देख दूसरे की है, यहाँ पे लड़ाई जो है दूसरे और तीसरे की है, लड़ाई जो अब जो है वो दूसरे तीसरे की है। तो मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी तो बता देगा, लेकिन आप तीसरे नंबर पे आ रहे हैं दुबे जी। अरे ये तो अभी बता रहा हूँ 4 जून को पता चल जाएगा कि हम आगे हैं कि आप आगे हो। अरे निश्चित तौर पे आपको अभी यही नहीं पता है कि कौन आपकी पार्टी से वहां से चुनाव लड़ रहा है, तो इस पे और क्या कहा जा सकता है आप बताइए। अरे हमने बता तो दिया है, हमने बता तो दिया है, और क्या चाहिए और कैसे बताऊंगा। तो दुबे जी रुचि मीरा ने बिना पार्टी के अनुमति के नामांकन कर दिया, ये भी एक बड़ा हास्यास्पद सवाल है। फिर तब तो अब तक कार्रवाई कर देना चाहिए था। नहीं तो वो तो विड्रॉ हो जाएगा अगर भर दिया है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसमें क्या दिक्कत है। नहीं दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत तो आपको। लेकिन रामपुर से फिक्स है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ। और मुरादाबाद का है तो एसटी हसन साहब ही रहेंगे। प्रदीप जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के लिए वहां के नेता जो है जिलाध्यक्ष भी कह रहे थे आपके रामपुर के आजम खान साहब ने भी कहा कि अखिलेश यादव को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। प्रदीप जी कह रहे हैं डर गए वहां से अखिलेश यादव। अरे वो तो देखिए, ये तो हर आदमी चाहता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व वहां से चुनाव लड़े, लेकिन हर जगह संभव नहीं है ना। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है कि वो कहां से लड़ेंगे।
ये तो हर जिले का कार्यकर्ता, हर जिले का जिला अध्यक्ष यही चाहता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे यहाँ से चुनाव लड़ें, जहां से वो लड़ सकते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। उनका संभव कहाँ है वो वही डिसाइड करते हैं। प्रदीप जी बात तो ठीक कह रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी लोकसभा, उनके संसदीय सीट से चुनाव लड़े। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव के लिए कहा जा रहा है, उनके नेता कह रहे हैं, क्या गलत है कि आजम खान जी अखिलेश जी को यहाँ से हरवा करके, चूंकि जब वो जेल में बंद थे तो किसी ने उनका भाव नहीं दिया। ये देखिए, मैं सुनी हुई ग्राउंड की बातें बता रहा हूँ। अब सपा के प्रवक्ता मित्र नाराज हो तो इसमें कोई नहीं है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जब आजम खान जी जेल में बंद थे तो अखिलेश जी सुनने नहीं गए, अखिलेश जी वहां देखने नहीं गए। तो आजम खान जी ने बुलाया कि आइए आपको यहाँ से हरवाते हैं और आपका दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तो ये इंटरनल जो कलह है ना, हमको कैसे पता लगी? भाई मैं तो वहां पे हूं नहीं, मुझे भी तो किसी ने बताया होगा ना इस तरह से। तो जब इंटरनल कलह बाहर निकल के आ जाती है, घर के बाहर निकल के आ जाती है, तो वो सीट जानी निश्चित है। तो आप ये मान के चलिए कि आप लड़ाई तीसरे और दूसरे की रह गई है और सपा इस समय हो सकता है चौथे पे चली जाए। तो दूसरा और तीसरा कौन रहेगा? तो फिर 12 बनकी का जो हादसा हुआ उसको क्या कहोगे? बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे, समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पे। जो कैंडिडेट आपका था रावत, उसने विड्रॉ किया, उसको आप क्या कहोगे? कम से कम ऐसा घिनौना आरोप तो हमारे पास नहीं है ना। हमारी कोई कला थी, हमारे किसी नेता ने किसी दूसरे को हारने के लिए बुलाया था। आजम खान जी तो तैयार होकर बैठे हैं कि आइए और हम आपको सर कदम करेंगे। कले होना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके के आपके प्रत्याशी पे आरोप लगा है, आप सोचिए कलंकित कर दिया आपकी पार्टी को। योगेश जी, कला होना नहीं, योगेश जी, कला होना अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के समय पे नहीं। राजनीतिक दल पूरे चुनाव के लिए तपस्या करते हैं। चुनाव के समय अगर कला हो जाए नहीं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये प्रूव करता है कि हमारे पास एक से एक बढ़के नेता है और जो चुनाव अच्छे दमखम के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन जिसका आरोप आपके उम्मीदवार पे लगा था, रावत पे, उस आरोप के बारे में जरा मीडिया को थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। अरे सर, अभी तो रामपुर का मसला है, रामपुर पे चर्चा चलने दीजिए। आजम खान अखिलेश जी से, और से आजम, और से अखिलेश, और से अमरूद। आजम खान साहब तो अमरूद की तरह से चबाने वाले थे अखिलेश जी को, उसके बारे में भी बताइए। आसनसोल का जो उम्मीदवार विड्रॉ कर गया, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए। अरे पहले रामपुर पे चर्चा, उस पे देखते हैं। गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं दुबे जी? गोल पोस्ट पे ही रहिए ना, उसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं जिसमें आज चर्चा होनी थी। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। अखिलेश जी ने अपनी इज्जत बचा ली, अखिलेश जी ने अपनी इज्जत बचा ली, और भला उस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिशान खान का, जिसके दर्द से ये भाग गए वहां से। रवि अरोड़ा जी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या अखिलेश यादव यही वजह रही कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी, अपना कैंडिडेट वहां पर उतारा, इस वजह से वहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया रामपुर से, उसके पीछे आजम खान के यह भी मंशा हो सकती है, क्योंकि कन्नौज और रामपुर अगर दोनों जगह से अखिलेश यादव लड़ते हैं, तो ऐसे में अगर वो जीत चाहते हैं तो जीतने के बाद एक सीट जो रामपुर हमको विड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं आजम खान को यह भी उम्मीद हो सकती है कि वो बाहर निकलने के बाद वहां पे दोबारा उनको टिकट मिल सकता है वहां से, तो ये मंशा भी हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात बताऊं कि कहीं ना कहीं इस बार जिस प्रकार से जब नेताजी थे, तो नेताजी के टाइम पर जिस प्रकार से कंट्रोल था समाजवादी पार्टी पर, तो ऐसे में अखिलेश यादव के हाथ से कहीं ना कहीं जो पुराने बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अंदरूनी कलह है इलेक्शन चुनावों से जस्ट पहले जिस प्रकार से, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको याद होगा कि जब पिछले कुछ चुनावों में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा मामला समाजवादी पार्टी प्रोपेगेंडा खुद भी खेलती है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि पार्टी के अंदर फूट की खबरें होती है, लेकिन बाद में सब सिमट जाता है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, या सच में आप अंदरूनी जो है कलह कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन यह है कि चुनावों से पहले 19 अप्रैल से पहले सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले अगर बगावत होती है और वो सड़कों पर आती है या बाहर निकल कर आती है, तो वहां स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ कहना संभव नहीं है कि सच्चाई क्या है असल में, क्योंकि अभी जो चल रहा है पार्टी के अंदर चल रहा है, अभी बाहर खुलकर नहीं आया है। एक लेटर आजम खान का रिलीज किया गया है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके पीछे भी कोई प्रोपेगेंडा हो, लेकिन इतना तय है कि इस बार जो है कांटे की लड़ाई है,
कुछ सीटों पर, खासकर जैसे हम बात करें रामपुर की, या हम बात करें मुरादाबाद की, या हम बात करें पीलीभीत की, जहाँ बताइए कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बवाल चला है। ऐसे में और कभी भी कोई भी पार्टी जब हारती है तो उसका अंदरूनी कलह ही उसे लेकर डूबता है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको हराने के लिए उनके अपने कार्यकर्ता जब जुट जाते हैं तभी वो पार्टी हारती है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ नया हो सकता है, कुछ बड़ी बात नया क्या होगा। मुरादाबाद में यदि एसटी हसन को टिकट नहीं दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, तो एसटी हसन के जो समर्थक हैं वो नाराज हो जाएंगे। पिछले दिनों देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर रुचि वीरा को कहा जाता है कि आपने नामांकन दाखिल जरूर कर दिया लेकिन अपना नाम वापस ले लीजिए, तब फिर आजम खान का गुट नाराज हो जाएगा। दोनों स्थितियों तो पशुपेश की स्थिति में समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, मैं भी आपको यही बात स्पष्ट करना चाह रहा था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को उसी के अपने कार्यकर्ता ही लेकर डुबोते हैं। जहां भी, चाहे हम राजस्थान चुनाव देखें या दूसरे कई राज्यों में चुनाव देखें, उसके अंदर कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता जो थे, जो बड़े नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं आग काट करते हैं, जिसकी वजह से पार्टी हारती है। अगर अपने ही लोग ना काट करें तो उनका हारना मुश्किल होता है। लेकिन इन सीटों पर तभी ये सेंसिटिव है क्योंकि जो अगर समाजवादी पार्टी के अंदर की जो बीच में फूट पड़ी हुई है, जो खुलकर अब सामने आ रही है, ऐसे में ये पार्टी के लिए सिर्फ नुकसानदायक नहीं होगी, ये सीट इनके हाथ से जा सकती है। इसीलिए इन सीटों पर सेंसिटिव कहा जा सकता है। बेशक से हम अभी सब कुछ साफ हो जाए, हो सकता है सब ठीक ठाक हो जाए, लेकिन चुनावों से पहले अंदरूनी जो काट होती है, ये चुनावों के बाद जब मंथन होता है उसमें निकल कर आता है। पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तय है कि इस बार कुछ नए नतीजे, कुछ बड़े नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दुबे जी, इसके दुबे जी, आप ये जरूर कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अभी जो आपको जानकारी है कि एसटी हसन साहब ही वहां से कैंडिडेट होंगे, कैसे मनाएंगे आजम खान साहब को? वो तो ऑलरेडी नाराज ही चल रहे हैं और नीम ऊपर से करेला कर चल गया, तब तो और आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये राजनीति में ये सब चलता रहता है और ये सब चीजें कोई ऐसी नहीं, इनकी तरह ये सब मैनेज हो जाता है। कुछ भारतीय जनता पार्टी को इनको देखना चाहिए कि पीलीभीत से वरुण गांधी क्या अभी करने वाले हैं। तो ये देखिए, ऐसी ये राजनीति है। राजनीति में हर पार्टी के लिए ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या बसपा अकेली, किसी एक पार्टी की बात नहीं, इसमें सभी पार्टियों के लिए ऐसी कमजोरी स्थिति पैदा कभी कभी हो जाती है कि पार्टी को ये डिसाइड करने में थोड़ा तकलीफ हो जाती है कि आखिरकार किसको टिकट दिया जाए, लेकिन अंतोगत्वा सब ठीक हो जाता है। और जिस भी व्यक्ति को टिकट दिया, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुरादाबाद तो आपके सिटिंग सीट है। दूसरी बात, रामपुर में भी आपका जो दबदबा है वो समाजवादी पार्टी की ठीक ठाक पैठ थी, और ऐसे में अब जो एक बार उपचुनाव के बाद अब जो स्थिति पैदा हो रही है, समाजवादी पार्टी को थोड़ी उम्मीदें थी कि हो सकता है इस बार बीजेपी को वहां पर परास्त किया जा सके, लेकिन ऐसी स्थिति में, ऐसी नाराजगी में जो उम्मीद थी उस पर तो पानी फिरता नजर आ रहा है। हमारा सवाल तो ये है। नहीं, खान साहब तो हमेशा समाजवादी पार्टी के, वो तो संस्थापक सदस्यों में से है, तो निश्चित तौर पर जो गार्जियन होता है वो कभी रूठ के नहीं जा सकता। ये बात तो आप लिख लीजिए, उसका आशीर्वाद हमेशा रहता है। ठीक है, तो कभी कभार पार्टी को छोड़ करके जा चुके हैं, आपको पता है कौन कितने संस्थापक सदस्यों में ऐसे लोग रहे हैं वो छोड़ करके जा चुके हैं, आपको पता है? लेकिन आजम खान साहब सब में से अलग हैं। एक चीज आप याद रखिए कि आजम खान साहब का नेताजी के साथ जो संबंध है वो पारिवारिक संबंध रहा है, और निश्चित तौर पर उन्होंने, देखिए, मनमुटाव हमेशा हो सकता है, लेकिन मतभेद होना स्वाभाविक भी है, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ, और इसीलिए आज वो पार्टी के साथ हैं और पार्टी उनके साथ है। ठीक है प्रदीप जी, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। आजम खान साहब जो है वो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, जो अखिलेश यादव डिसीजन लेंगे उसी को वो मानेंगे। देखिए ये मनभेद और मतभेद जो है ना, ये हर पार्टियों में होता है, लेकिन ऐन चुनाव से पहले कम सुना जाता है। कल की जो घटना है, वो पत्र मैंने भी देखा जो सोशल मीडिया पे वायरल है आजम खान साहब का, उससे वो पत्र बहुत कुछ बातें कहता है, वो पत्र से बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अब ये जीतने की स्थिति में तो है नहीं, हाँ नंबर 2-3 की स्थिति, लड़ाई जरूर चल रही है। तो ये मुझे नहीं लगता कि जो स्थितियां डेवलप हो रही हैं या अभी की जो स्थिति है, देखिए हर व्यक्ति जो है कभी कभी बढ़ा चढ़ा के कहता है और बड़ा समुचित वो जोश में होश भी बहुत सारे लोग खो बैठते हैं। अभी का अगर देखा जाए
तो जो स्थितियां ग्राउंड लेवल पे हैं वो घर की कलह बाहर निकल चुकी है। दुबे जी ने संस्थापक सदस्यों का नाम लिया, तो उन संस्थापक सदस्यों के यानी वो पार्टी के वेटरन रहे और उनकी कलह अगर बाहर निकलने लगे तो स्थिति क्या होगी इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। और इसे जो है शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। अगर चुनावी संबंध में इस तरह की बात की जाए तो देखिए स्थिति बड़ी भयावह है। और मुझे है कि हालांकि बाबा जी का शासन है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतिहास रहा है कि ये सिविल से अनसिविल हो जाते हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो। और बहुत छोटा मोटा नहीं, बहुत लंबा इतिहास रहा है इनका। तो उस आधार पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को कांपना, थितकना और इनकी जो स्थिति बिगड़ी है ये कोई स्वाभाविक है, कोई बहुत वैसी नहीं है कि आप जो है इसको इस पे जो है चादर डाल सके। ये खुली किताब एक तरह से है। और विधानसभा में उनके इतिहास को देखा जाए तो ये विधानसभा का नहीं लोकसभा का चुनाव है और देश युवा चेहरों को पसंद कर रहा है। हो सकता है रामपुर में बड़े उलटफेर हो जाए, ये तो उसके बाद ही बात किया जाएगा, लेकिन अब इनकी लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर की है जिसमें समाजवादी पार्टी काफी पीछे पिछड़ रही है। और इसका एक कारण यही है कि जो अंतर कलह जो निकल के बाहर आई है, ये इतिहास में पहली बार इस तरह की अंतर कलह है जिसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। रवि अरोड़ा जी, क्या बीएसपी मुश्किलें खड़ी कर रही है समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि जहां जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे गए और बहन कुमारी मायावती ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को उन सीटों पर उतार दिया है, यानी वोट जो था उसको बांटने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है क्या बीएसपी की तरफ से? देखिए, बहन मायावती की जो पार्टी है, आप विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से हाथी बहुत धीमी रफ्तार से चला, पूरे देश ने देखा, उत्तर प्रदेश ने देखा, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिस सरगर्मी से बहन मायावती ने अपने कैंडिडेट उतारे, खासकर मुस्लिम इलाकों में और खासकर मुस्लिम वोटर्स को अपना कैंडिडेट खड़े किए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और खासकर जिस प्रकार से अब रामपुर की बात ही सामने आई है, तो ये जो कुल मिला के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की एक बड़ी तैयारी है मुझे लगता है। तो और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं बेशक से विपक्ष आने वाले समय में ये भी कहेगा कि ये शायद बीजेपी की ही भी पार्टी है, बसपा के लिए कुछ ऐसी बातें भी कल को सामने आ सकती है। पर इतना तय है कि बसपा इनका खेल खराब कर सकती है, क्योंकि बसपा अगर बीजेपी जो बसपा मुस्लिम कैंडिडेट अगर उतार रही है तो ये सपा के लिए सच में खतरे की घंटी है। क्योंकि आजम खान साहब जो है वो एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के, और खासकर अल्पसंख्यकों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 1992 के बाद पूरी तरह से जो मुस्लिम वोटर था सारा कांग्रेस से लेकर सपा में शामिल हुआ था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ऐसे समय में जब उनको लगता है आजम खान का ये लेटर लीक होता है, तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं उसका मोह भंग हो सकता है सपा से, और उसमें सेंध लगाने में मायावती कामयाब हो सकती है, उसको फायदा मिल सकता है। और इसका मुझे लगता है चाहे फायदा मिले या ना मिले, लेकिन नुकसान सपा को जरूर होगा, क्योंकि चाहे मायावती को फायदा कम मिलेगा, हो सकता है वो सीट भी ना निकाल पाए, लेकिन उसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति मजबूती के साथ खड़ी नजर आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसमें बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होने की उम्मीद है। तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 1992 के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर लगातार सिर्फ और सिर्फ सपा के पीछे चला है, तो अब वो जो है उसका मोह भंग हो सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं शायद यही रणनीति भी रही होगी बसपा की। तो ऐसे में बसपा मुस्लिम प्लस SC/ST को लेकर किस प्रकार का तालमेल बिठा सकती है या आने वाले समय में कितनी सीटें निकाल सकती है, यह बड़ा ही रोचक रहने वाला है इस बार। लेकिन इतना है कि सपा के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सपा का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल दुबे जी, बीएसपी आपका खेल बिगाड़ता नजर आ रही है, आपको लगता है ऐसा? एसके दुबे जी, हेलो जी, बीएसपी आपका खेल बिगाड़ता नजर आ रही है? नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। आप देखना कि मुस्लिम समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को अपना मानता है और वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगा। उसको मालूम है कि बसपा की नैया डूब गई, इसलिए बसपा में वोट देने का कोई फायदा नहीं। गठबंधन में इस समय कांग्रेस और सपा है, जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वहां पर कांग्रेस को वोट जाएगा उनका, और जहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है वहां पर
समाजवादी पार्टी को वोट जाएगा। तो सवाल उठा रहे थे कि जो स्टैंड लिया जा रहा था मुस्लिमों को लेकर के, पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो चाहे मुलायम सिंह यादव के रहे हों तब उनकी तरफ से हो, या शुरुआती दौर में अखिलेश यादव की तरफ से, वो स्टैंड अब लेते नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि कितनी नाराजगी मुस्लिम समाज के जो नेता हैं उनकी तरफ से जाहिर की गई थी समाजवादी पार्टी के प्रति। नहीं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट के रूप में कुछ लोग हैं जो इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं। बाद बाकी जो मुस्लिम समाज है वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो आज की तारीख में भी समाजवादी पार्टी में पूर्ण आस्था रखता है, और आने वाले जब चुनाव में वोटिंग होगा तो समाजवादी पार्टी की साइकिल में ही उनका वोट जाएगा। कल को अभी देखिए बताया रवि अरोड़ा जी ने कि कल को जब ऐसी स्थिति बनती है कि वोट बैंक आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं होता है, किसी कारणवश जो आपने उम्मीदें रखी हैं कि सीट पर आप बीजेपी को परास्त करेंगे, कुछ ऐसी स्थिति यदि नहीं बनती है, तब तो आप वही आरोप लगाएंगे ना कि ये बीएसपी बी टीम का काम करती रही है और इसीलिए उसने अपने कैंडिडेट उतारे, यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, वोट डिवाइड हो गया, वोट बट गया। तो तब सवाल तो खड़े करेंगे। रवि अरोड़ा जी अभी कह रहे थे। नहीं, इसमें देखिए, इसमें तो कहीं दो राय है ही नहीं कि बीजेपी ने इतना प्रेशर डाल दिया है मायावती जी पर कि मायावती जी वही करेंगी जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा। नहीं तो ईडी सीबीआई सब तैयार बैठी है, उनको डर दिखा के रखा है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर अंदर चलिए। तो इसलिए अब क्या बहन जी जिन कैंडिडेटों का चुनाव करें वो आपसे पूछ कर करें, आपसे पूछें कि किस कैंडिडेट को हम यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारें। नहीं, हमसे क्यों पूछें, वो तो स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी से जरूर पूछेंगे कि किसको उतारे किसको नहीं उतारे। तो वो तो पार्टी का फैसला है, वो किससे पूछती है किससे नहीं। ये डर है, आंतरिक कलह का ये डर है, ये जो आंतरिक कलह हुई है उसी का डर दुबे जी प्रदर्शित कर रहे हैं। ये डर है, इसे ही डर कहते हैं, जिसको देख करके अखिलेश जी वापस लौट गए। ये वही डर है जिसको देख करके आजम खान जी की चिट्ठी बाहर निकल गई। ये वही डर है जिसको देख करके हम आश्वस्त हैं कि जीत पक्की है। लेकिन तीसरे नंबर की लड़ाई पे पहले नंबर पे है समाजवादी पार्टी, इनका दूसरा नंबर भी नहीं आने वाला। दुबे जी, अबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं कि पहले नंबर पे समाजवादी पार्टी। अब बताइए। अरे हम हैं प्रभु। आप सुनिए इन्होंने क्या बोला। समाजवादी पार्टी इन्होंने क्या बोला। हमने बोला आप दूसरे और तीसरे की लड़ाई में भी तीसरे पे हैं। ये देखो, सच जो है ना वो अपने आप निकल जाता है। आपने पहले बोलो, अभी आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, उसमें ऐसा ही बोला है, पहले नंबर पे समाजवादी पार्टी। हमने कहा पहले नंबर पे हम हैं, दूसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी, तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी। कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। खैर, आप कुछ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुबे जी सवाल यही है कि ठीक है, चलिए रवि जी से जान लेते हैं। रवि जी, क्या समाजवादी पार्टी से पूछ करके बहुजन समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारे? भाई कोई किसी से पूछ करके वो उतार रही है, लेकिन बाद में ये जो बी टीम सी टीम जो बताया जाता है, क्यों बताया जाता है? आपकी लोकप्रियता इतनी अधिक है, आपने जनता के बीच में पैठ बनाई है, तो कोई भी कैंडिडेट उतरे, उससे आपका क्या मतलब है? आपके कैंडिडेट में वो क्षमता होनी चाहिए जीत की। देखिए, विपक्ष तो असदुद्दीन ओवैसी को भी बीजेपी की बी टीम बताता है। तो ऐसे में मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि वो जो देश की जनता वोटिंग करती है, क्या वो कैंडिडेट देखकर ही वोटिंग करती होगी, पार्टी देखकर ही वोट करती होगी? जब मैंडेट जिस पार्टी को दे दिया जनता ने, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जनता से बड़ा तो कोई जनार्दन नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात यह कि जिस जनता ने जिताया है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। कैंडिडेट अगर मजबूती से कोई खड़ा कर रहा है, अच्छा अगर कुछ भी ना चले तो ईवीएम करवाना शुरू हो जाएंगे कि जी ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। जब खुद जीत जाते हैं उसी सीट पर, तब बोलते हैं जी ईवीएम बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो ये तो शुरू से रहा है कि सभी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर आरोप लगाती रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच्चाई है कि जनता जनार्दन है, वो जानती है किसको वोट देना है, और जिसको वो मैंडेट देके भेजती है उस पर पूरे देश विश्वास करना चाहिए, और सभी विपक्षी पार्टियों को भी उसे मानना चाहिए। यही एक परंपरा रही है और ऐसा ही चलना चाहिए। बिल्कुल, मानना भी पड़ेगा, मजबूरी है। जनता जिसको जनादेश देगी वही सत्ता पर काबिज होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक स्थिति क्लियर हो सकती है।
बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।